Hello, everyone, and welcome to a series on Indian Polity by M. Lakshmikant. इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक के हर चैप्टर को कम से कम टाइम में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. And we have already covered chapter 1 to 5 in very short videos, right? You can go back and watch those videos. I guarantee you they will be very useful. और आज हम जो कवर करेंगे that will be chapter 6, that is regarding citizenship. Okay, so let's begin. So first thing जो आपको जाननी चाहिए that what is the meaning and significance of being an Indian citizen, right? What is the meaning and significance? Okay, so if you are citizen of India, it means you are full member of the Indian state. Okay, you are full member of the Indian state and you owe the allegiance to the Indian state. Okay, and also being a citizen of India, आपको कुछ ऐसे civil and political rights मिलते हैं जो non citizens को नहीं मिलते. Okay, you get some civil and political rights which are not given to non citizens. तो ऐसे कौन से rights होते हैं? So basically these are fundamental rights under article 15, 16, 19, 29 and 30. Okay, again हम जब fundamental rights पढ़ेंगे तो इन articles को definitely detail में cover करेंगे. अभी के लिए आप ये जानिए article 15 deal करता है prohibition of discrimination on certain grounds like religion, race, caste, sex, place of birth. Article 16 deals with prohibition of discrimination in employment in state, मतलब स्टेट में गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 19 डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ऑल अदर फ्रीडम्स. ओके, आर्टिकल 29 एंड 30 डील्स विद राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड अदर माइनॉरिटीज. ओके, then right to vote is given only to citizens of India. Right to contest election is again only to citizens of India. And then eligibility to hold certain public offices, जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दिस इज ओनली गिवन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिटीजनशिप के लिए प्रोविजंस हैं आर्टिकल 5 to 11 के बीच में. ओके, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के लिए प्रोविजंस है. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट मेक्स प्रोविजन कि किसको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट. यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उस टाइम पे किसको सिटीजनशिप मिलना चाहिए या और किसको नहीं मिलना चाहिए, ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया. बट कमेंसमेंट होने के बाद सिटीजनशिप किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए क्या इट एम्पावर्ड की पार्लियामेंट एक लॉ बनाए. उसके लिए अंडर आर्टिकल 11 इट एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ टू रेगुलेट सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो लेट्स सी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं. ओके, लेट्स सी द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट, सो कमेंसमेंट कब हुआ था? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑन 26 जनवरी 1950. ओके, 26 January 1950. So at that time what provisions are in constitution कि किसको citizenship मिलेगी और नहीं मिलेगी. For that constitution had divided in various, लोगों को अलग अलग categories में divide कर दिया था. That there is one category who are domiciled in India, then other category who migrated to India from Pakistan, then other category who migrated to Pakistan from India after this date but बाद में वापस आ गए. Okay, so again and lastly एक कैटेगरी है जहां कुछ पर्सन्स हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. ओके, एट दैट टाइम दे वर आउटसाइड इंडिया. ओके, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट दे वर आउटसाइड इंडिया. सो जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है उनके लिए बस यही रिक्वायरमेंट है कि आइदर दे शुड बी बॉर्न इन इंडिया या देयर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया और दे आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years. ये सारी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो गई है, so then they can get the citizenship. Okay, they are citizen of India. They cannot get, but constitution declares them to be citizen of India. Okay, अब जो जो पाकिस्तान से इंडिया में आए, right, at the time of commencement. Okay, so again then there are some conditions he has to meet so that as per constitution he can get citizenship. Okay, so पहली condition ये है कि he or either of his parents or grandparents should be born in undivided India. यानी वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो. साथ ही साथ इसके साथ एक और कंडीशन है, लाइक अगर वो इस डेट जुलाई 1948 के पहले माइग्रेट किया गया है, देन ही शुड बी ऑर्डिनरीली बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 6 महीने से इंडिया में रह रहा हो. ओके, बट अगर
if that now, so already you said see saw that कि जुलाई 1948 के पहले अगर वो माइग्रेट कर गया है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, देन एक कंडीशन जो उसको मीट करनी है along with this condition that he must be ordinarily resident of India. If he migrated after July 1948, then he must be registered as उसको रजिस्टर करना पड़ेगा as citizen of India, plus बिफोर रजिस्टरिंग 6 मंथ तक उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा इंडिया का. ओके, ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. ओके, अगेन वन थिंग आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज हियर, देखिए ये जो कंडीशंस और ये सब है, इन पे लाइक प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. सो जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज वी आर कवरिंग इट, बट इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया. जो एरियाज पे पूछा जाएगा आई विल डेफिनेटली हाईलाइट दोज एरियाज. ओके, सो इन एरियाज में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम बट डोंट ट्राई टू मेमोराइज देम. ठीक है, इन चीजों को मेमोराइज करने का कोई फायदा नहीं है. ओके, सो डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज दीज थिंग्स बिकॉज ये ऐसी कंडीशंस है जो आप कितना भी कोशिश कर लो मेमोराइज करने की, आपको याद नहीं रहेगी. सो जस्ट फॉर योर नॉलेज एक ब्रॉडली आप समझिए इसको कि क्या चीज थी, कैसे हुआ था, राइट. सो नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट कैटेगरी. सो कुछ ऐसे पर्सन्स जो हैं हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947, बट फिर उन्हें लगा कि पाकिस्तान बड़ी खराब जगह है, सो दे लेटर रिटर्न बैक टू इंडिया. सो उनके लिए क्या कंडीशन है, दैट दे मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. मतलब उनको भी सिटीजन बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड देन दे मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ. और कुछ लोग जो ऑर्डिनरीली इंडिया के बाहर ही डिसाइड कर रहे हैं, सो इफ देयर वन कंडीशन इज दैट देयर ग्रैंड पेरेंट्स वर born in undivided India, plus they are registered as citizen of India by the diplomatic consular representative of India. So ये दो conditions थी. यू ऑल नो, जैसा मैंने बताया कि जो कमेंसमेंट के टाइम पे कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया जैसे आपने देखा, बट उसके बाद क्या होगा उसके लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था कि पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू कर सकता है रेगुलेट सिटीजनशिप. तो उसी के लिए पार्लियामेंट ने लाया सिटीजनशिप एक्ट 1955. और उसमें एक एस्पेक्ट है कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, की सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है. तो एक तरीका है बाय बर्थ, यानी इंडिया में पैदा होने पे. ओके, इंडिया में पैदा होने पे सिटीजनशिप मिल सकती है, बट अगेन ये चीज कुछ कंडीशंस के एज पर सम कंडीशंस. ओके, सो क्या कंडीशंस है, अगेन आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि ये डेट्स और ये सब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है आपको. ओके, क्योंकि मेमोराइज करने का फायदा नहीं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आते. ओके, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो पॉलिटी के, तो इस पे क्वेश्चन कि किस डेट को इस डेट को कौन सिटीजन बन सकता है नहीं बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी आर कवरिंग दिस. ओके, सो बाय बर्थ अगर वो इंडिया में बॉर्न है इस डेट के बीच में जनवरी ऑन जनवरी 26 1950 और बिफोर दिस डेट जुलाई 1 1987, सो ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स. यानी उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी कुछ भी हो, अगर वो इंडिया में इस डेट्स के बीच में बॉर्न हो गया है, राइट, ऑन दिस डेट, आफ्टर दिस डेट एंड बिफोर दिस डेट, सो देन ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया. और अगर इस डेट के बाद बॉर्न हुआ है ऑन एंड आफ्टर दिस डेट जुलाई 1 1987 पे या उसके बाद में इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो दोनों में से एक पेरेंट्स को सिटीजन होना चाहिए. और अगर ऑन एंड आफ्टर December 3 2004 देन बोथ पेरेंट्स शुड बी सिटीजन और वन पेरेंट शुड बी सिटीजन और दूसरा पेरेंट अदर पेरेंट शुड नॉट बी अ इलीगल इमिग्रेंट, राइट. एंड ऑल्सो जो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया और एनिमी एलियंस, अगर उनके बच्चे यहाँ पैदा होते तो उनके बच्चों को सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिल सकती. ओके, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं या एनिमी एलियंस हैं उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिल सकती. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाय डिसेंट, मतलब आपके पिताजी या आपके दादाजी कहाँ के थे उसके बेसिस पे, राइट. यानी सो अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया between these dates January 26 1950 to December 10 1992, so he will be citizen of India if his father was citizen of India. Okay, इस डेट में आउटसाइड इंडिया कोई पैदा हुआ है और उसका फादर सिटीजन ऑफ इंडिया था, सो ही विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, राइट. ऑन December 10 1992 either of his parents is, अगर इस डेट पे या इसके बाद वो कहीं भी बाहर बॉर्न हुआ है इंडिया के बाहर और either of his parents is citizen, then he can get a citizenship based on the descent, citizenship of India based on the descent. Okay, next is if a person is born on or after this date
देन हिज बर्थ हैज टू बी आउटसाइड इंडिया, तो अगर आउटसाइड इंडिया तो हिज बर्थ हैज टू बी रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 year and on permission from central government, that you know that person can get by citizenship of India by descent. Okay, नेक्स्ट इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब आप अप्लाई करो, आप रजिस्टर करो गवर्नमेंट के पास कि मुझे इंडिया का सिटीजन बनना है। तो इसके लिए एक मोटा मोटा कंडीशन क्या है कि आपको इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ओके, यू मस्ट नॉट बी इलीगल इमिग्रेंट। दैट मीन्स आप इलीगल इमिग्रेंट क्या होता है, यू मस्ट सो इलीगल इमिग्रेंट इज वन, यानी एक फॉरेनर, अगर कोई फॉरेनर विदाउट वैलिड, दो कंडीशन में इलीगल इमिग्रेंट बन सकता है, या तो वो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया में आए, या उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे बट वो ओवर स्टे कर गया है इंडिया में। ओके, he or she has overstayed the time for which he was allowed to stay in India. So on these two grounds a foreigner can become illegal immigrant. इन दो कंडीशंस में एक कोई विदेशी इलीगल इमिग्रेंट बन जाता है, राइट। अगेन इसमें एक बहुत सारी सेट ऑफ कंडीशंस हैं, राइट। सो दीज ऑल आर रिटन हियर दैट कोई पर्सन पीआईओ, सो पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो कोई पर्सन या उसके फादर, राइट, या उसके जो पेरेंट्स हैं अगर वो इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए या आफ्टर अगस्त 15 1947 इंडिया में बॉर्न हुए हैं, सो दे आर कॉल्ड पीआईओ इवन इफ दे आर लिविंग आउटसाइड इंडिया। ओके, सो क्या है कि कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, हु ऑल कैन रजिस्टर। सो अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वन, दे शुड नॉट बी इलीगल इमिग्रेंट। सेकंड, दे शुड बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन and they should be resident in India for 7 years. And a PIO who is ordinary resident in India, resident in any country, यानी इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री या और a place outside undivided India can also register as outside India, can also register as as Indian citizen. Okay, then again these are all various conditions. Okay, सो अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि देखिए ये कंडीशंस लाइक आप समझिए, ओके, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अगेन अ पर्सन, देन देयर वुड बी अ पर्सन, मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन नहीं है बट दैट पर्सन इज मैरिड टू इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, देन दैट पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। So a person who is now a person who is not citizen of India but married to Indian citizen but ordinary resident of India for 7 years can also apply for citizenship. Then minor children of person who are citizens of India, right, so उनके minor children भी apply कर सकते हैं। Then again there are some other conditions that a person who is not Indian citizenship but is of full age and capacity and whose parents are registered as Indian citizen can also apply for Indian citizenship, right। Then again a person of full age and capacity who या तो जिसके either of his parents, दोनों में से एक पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के, and who is ordinarily also along with this who is ordinary resident of India for 12 months immediately before his application for registration can get Indian citizenship. Okay, and the last condition is that a person of full age and capacity who has registered as OCI India card holder for 5 years, यानी 5 साल के लिए, अगेन हम आगे देखेंगे OCI इंडिया कार्ड होल्डर क्या होता है। सो 5 साल के लिए अगर वो OCI इंडिया कार्ड होल्डर है और ऑल्सो ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months, सो ही कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट बाय नेचुरलाइजेशन, दैट इज इंडिया में रहते रहते ही बहुत समय तक इंडिया में रहा, सो दे कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप, राइट। बट there are some conditions again here that they should not be illegal immigrants. Okay, they should not be a subject or citizen of any country, जहां दूसरी कंट्री ऐसी जहां इंडियन सिटीजन्स को सिटीजन या सब्जेक्ट बनने से नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट नहीं बन सकते। ओके, नेक्स्ट इज he or she is citizen of any country. These are the requirements which on the basis of which one cannot be a citizen on the basis of naturalization. Okay, so the next condition is that, so again let me recapitulate it. So naturalization मतलब basically कोई बहुत समय से इंडिया में रह रहा है। Okay, now he needs Indian citizenship. So उसको क्या requirements है? पहली चीज तो as already highlighted that should not be illegal immigrant. दूसरा, he should not be subject or citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming citizen or subjects by naturalization.
सेकेंड, अगर वो दूसरी कंट्री किसी का सिटीजन है, देन ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री. Next condition is he has either resided in India or been in service of government for 12 months immediately before application. Okay, then during 14 years immediately preceding the said period of 12 months, ये जो period है यहाँ पर, he has either resided in India or been in service of the government. And ये जो पूरा है, या either resided in India or in service of government is not less than 11 years. Okay, ये पूरा period should not be less than 11 years. और इसके साथ कुछ और कंडीशंस क्या है, दैट ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, ही हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल. सो ये आप ध्यान में रखिए, राइट, कि बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बनना है तो ये भी रिक्वायरमेंट्स है, दैट ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, ही हैज ये बेसिकली ये सब क्या है, ऑल दीज आर क्वालिफिकेशंस. ओके, ऑल दीज आर qualifications to be Indian citizen by naturalization. Okay, all these are qualifications to be Indian citizen by naturalization, right? And lastly क्या बोला जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी ये सारी जो कंडीशन है ये वेव कर सकती है if that citizenship has rendered distinguished service to science, philosophy, art, literature, world peace or human progress, right? So basically ये सब क्या है, ये सब है set of conditions that a person must meet to get citizenship by naturalization. Okay, बट लास्ट में क्या बोला है कि किसी पर्सन ने बहुत ही अच्छा काम किया है फील्ड ऑफ साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर में, सो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी कंडीशंस वेव ऑफ कर सकती है. ओके, नेक्स्ट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अब जो है दूसरी तरीके क्या हो गए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, राइट. सो अब इसमें क्या है कि अगर इंडिया जो है आगे जाके कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करती है अपने में किसी भी तरीके से, डिप्लोमेसी के थ्रू या वॉर के थ्रू, तो जो नई टेरिटरी है उसमें जो लोग रह रहे हैं उसमें किसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, वो कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगेन नॉट पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट नहीं बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट पार्लियामेंट बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज कि कोई टेरिटरी अगर एक्वायर की है तो किसको सिटीजनशिप मिलेगी और किसको नहीं. एंड नेक्स्ट वी सी सम स्पेशल प्रोविजंस टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड. आप सब जानते हैं कि असम में बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन का काफी प्रॉब्लम था, राइट. उसके ऊपर काफी वहाँ एजिटेशन हुआ, राइट. बेस्ड ऑन दैट एजिटेशन असम अकॉर्ड साइन किया गया था. ओके, और असम अकॉर्ड में ये प्रोविजंस बनाए गए थे कि किसको सिटीजनशिप मिल सकती है और किसको नहीं मिलेगी, राइट. सो किसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, राइट, उसके लिए असम अकॉर्ड में प्रोविजंस थे और वो प्रोविजंस सिटीजनशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेट किए गए. सो अगर कोई पर्सन बांग्लादेश से असम में बिफोर जनवरी 1, 1996 आया है, पीआई ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया बिफोर दिस डेट एंड सिंस देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसको क्या है, सिटीजनशिप मिल जाएगी. ओके, बट अगर कोई इस डेट के बाद आया है बट मार्च 25, 1971 से पहले आया है, ओके, आफ्टर दिस डेट बट बिफोर दिस डेट, देन ही विल गेट सिटीजनशिप, बट देयर इज अ कैच. फॉर 10 years ही विल नॉट हैव राइट टू वोट. ओके, दिस इज द कैच. बट और सारे राइट्स होंगे, बस यही एक कैच यहाँ है कि 10 साल तक ही विल नॉट गेट राइट टू वोट. और अगर वो इस डेट के बाद आया है मार्च 25, 1971 के बाद, तो ही विल नॉट गेट इंडियन सिटीजनशिप. ओके, बांग्लादेश से कोई असम में अगर आफ्टर दिस डेट आया है, नॉट ओनली बांग्लादेश या कोई भी इलीगल इमिग्रेंट असम में आफ्टर दिस डेट आया है, सो ही विल नॉट गेट इंडियन सिटीजनशिप. ओके, Now Citizenship Act 1955 also makes provision for loss of citizenship. कि citizenship किस conditions में छिन सकती है. Okay, किस conditions में a person can lose his citizenship. So पहला है by renunciation. Okay, renunciation कैसे? So basically मैं खुद ही, जैसे मेरी citizenship है, अगर मैं full age और capacity में हूँ और voluntarily declare करूँ कि मैं अपनी citizenship छोड़ रहा हूँ, so I would lose my citizenship. Okay, नेक्स्ट इज बाय टर्मिनेशन. अगर मैं वॉलंटरी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लूं, देन अगेन माय सिटीजनशिप इज लॉस्ट, राइट. बाय डिप्राइवेशन मतलब ये क्या है कि अब गवर्नमेंट कंपल्सरीली आपकी सिटीजनशिप खत्म कर देगी. ओके, व्हेन अगर आपने फ्रॉड करके सिटीजनशिप ली हो, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी दिखाई हो, इफ यू हैव अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, और विद इन दी 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ये 2 तरीके थे जिससे आपको सिटीजनशिप मिली है. और इसके 5 साल में, सिटीजनशिप मिलने के 5 साल में, यू हैव बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years, देन यू लूज योर सिटीजनशिप.
एंड लास्टली यू आर ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया, लाइक मतलब 7 साल से इंडिया से बाहर ही हो कंटिन्यूअसली, देन ऑल्सो यू लूज योर सिटीजनशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का, राइट। सो डिस्पाइट बीइंग फेडरल, जैसे अमेरिका एक फेडरल सेटअप है तो वहां एक फेडरल सिटीजनशिप है और एक हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप है, राइट। तो स्टेट की सिटीजनशिप के अलग राइट्स होते हैं और फेडरल सिटीजनशिप के अलग राइट्स होते हैं, ओके। सो हमारी कंट्री डिस्पाइट बीइंग फेडरल के बस एक ही सिंगल सिटीजनशिप देती है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, ओके, इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, राइट। सो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं इसको, व्हाट आर दिस? For instance, Parliament under Article 16 can prescribe residence within a state or union as a condition for certain employment or appointment. Okay, so एक exception ये है. Okay, again जब हम fundamental rights पढ़ेंगे तो इसको detail में cover करेंगे. Okay, next exception is state can provide special benefits or give preference to its residents in matters that do not come within the purview of rights given by the Constitution to Indian citizens. So आप देखेंगे जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट some स्पेशल बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ओके, रेसिडेंस के बेसिस पे नहीं, इट प्रोहिबिट्स एनी बेनिफिट्स। तो दैट्स व्हाई स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स एंड प्रेफरेंस टू इट्स रेसिडेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंस जो आर्टिकल 19 में मिला हुआ है इंडियन सिटीजन को, अगेन दीज आर ओनली दोज आर्टिकल्स दैट वर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। सो अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। ऑलरेडी यू मस्ट नो, आगे आप देखोगे कि आर्टिकल 19 इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओके। सो अगेन रिगार्डिंग दिस, ये क्या है कि स्पेशल प्रोविजन है, but do not confuse it that overseas citizenship of India is not dual citizenship. So it is not a dual citizenship, right? This is a special status, okay? This is a special status for people who are living outside India, okay? And who are citizens of other country, okay? But are persons of Indian origin. So Citizenship Amendment Act 2003 में provisions बनाए गए थे for acquisition of OCI, Overseas Citizenship of India, by PIOs, person of Indian origin, of 16 specified countries other than Pakistan and Bangladesh. Then जो Amendment Act 2005 में इसका स्कोप एक्सपांड कर दिया गया था और it was there to grant OCI Overseas Citizenship of India to all PIOs except from Pakistan और बांग्लादेश. तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज में जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको OCI मिल सकता है. नेक्स्ट यू मस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जो प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट पे, दैट OCI इज नॉट अ डुअल सिटीजनशिप, राइट. इस पे एक्चुअली इवन क्वेश्चन आ चुका है, ओके. सो OCI इज नॉट एक्चुअली डुअल सिटीजनशिप एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनलिटी, राइट, अंडर आर्टिकल 9, राइट. क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप रख सकते हैं. अगर आप किसी और की सिटीजनशिप लोगे तो क्या होगा, यू विल लूज द इंडियन सिटीजनशिप. नेक्स्ट, सो इसके बाद क्या हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, उसमें PIO और जो OCI स्कीम्स, दो स्कीम्स थी, राइट, पहले उनको मर्ज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम ले आए, ओके. नाउ वन मोर थिंग यू मस्ट सी दैट जो अब जो ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू सम राइट्स, और ये कौन से राइट्स को इंटाइटल्ड होंगे, दैट इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. एंड लेट्स सी कि व्हाट राइट्स दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू. कुछ ऐसे राइट्स है जो इनको OCI, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को नहीं मिलते. ये क्या राइट्स हैं, ओके. दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल 16, ओके. They are not eligible for election as president, vice president, judge of Supreme Court or High Court. They are not entitled for registration as voter, right? जो OCI हैं उनको ये rights नहीं available हैं. Please, this is important part, okay? They are not eligible for being a member of House of People or Council of States, right? यानी member of Parliament नहीं बन सकते, okay? They are not eligible to be member of State Legislative Assembly या State Legislative Council, okay? They are not eligible for appointment to public services or post in connection with the affairs of union or state, okay. And also lastly you must know this thing that non-resident Indian is a citizen of India. So जब हम NRI बोलते हैं
So he or she is a citizen of India, right? But why we call him non-resident? Because he or she is ordinarily residing outside India, and but still, despite residing outside India, holds an Indian passport, right? So this is a major, distinction between OCI, overseas citizen of India card holder, कि overseas citizen of India card holder है, he or she is not a citizen of India, but NRI is a citizen of India, and NRI being a citizen of India enjoys all the rights that are given to a normal citizen of India. OCI को ये सारे rights नहीं मिलते जो एक normal citizen को मिलते हैं. So please remember this distinction. This is very important. इस पे एक question बन सकता है prelims में. So if you found this session useful, please like and subscribe, right? And stay tuned. We will again cover more chapters of Lakshmikant in minimum time, in most comprehensive way. So thank you very much, and see you again next time.